देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग मेटेरियल और लेबर कर लिए हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन बाकी है, दोनों अलग टाइप का है, तो ये दो क्वेश्चन करना है हमें, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 14 दोनों ही मेटेरियल का है। उसके बाद हम लोग आज जो है वेरिएबल ओवरहेड स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है, 1 किलोग्राम प्रोडक्ट के रिक्वायर्स 2 केमिकल ए एंड बी। बोल रहा है कि अगर 1 किलो के प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स, तो यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके हिसाब से अगर 1 kg प्रोडक्ट के हमें चाहिए तो हमें दो तरह का मटेरियल इनपुट में देना पड़ेगा, ए और बी। ठीक है, ऐसे बोला है। द फॉलोइंग वेयर द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर द मंथ ऑफ जून। और जून मंथ में प्रोडक्ट के का कुछ डिटेल्स दिया है। स्टैंडर्ड मिक्स फॉर केमिकल ए इज 50%, केमिकल बी इज 50%। अच्छा, तो यहाँ ना एक स्टैंडर्ड लिखते हैं, जो भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से 50% मतलब 100 पे 50, 100 पे 50, तो हम 50-50 ले लेते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस किलोग्राम, प्राइस किलोग्राम ऑफ केमिकल ए इज 12, केमिकल बी इज 15। 12 और 15, ठीक है, यहाँ पर देते हैं इंटू 12 और इंटू 15। ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड रेट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे एस आर लिख लेते हैं। ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बट एक्चुअल आउटपुट के लिए है ऐसा हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये एक यूनिट मतलब एक्चुअल आउटपुट 1 kg है कि नहीं वो तो पता करना पड़ेगा ना। ये 1 किलो के लिए है कि नहीं। अच्छा, 1 किलो के लिए ए भी दो तरह का चाहिए। अब ये कितने के लिए है देखते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट हो गया है 100 किलो, ठीक है, 100 किलो हो गया, और यहाँ पर बोल रहा है और कुछ बोला नहीं है। स्टैंडर्ड, ये देखो, ये एक पॉइंट बोला है, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस बोल रहे हैं 10% ऑफ टोटल इनपुट। ये लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे लेस नॉर्मल लॉस 10% एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 90 आउटपुट। ठीक है, ये 90 हो गया, मतलब 90 किलो आउटपुट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमें 100 किलो इनपुट देना पड़ेगा। ये हम लोग का इनपुट, ये स्टैंडर्ड बता रहा है, तो स्टैंडर्ड ये कितने के लिए, 90 के लिए बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी 70 किलोग्राम, ठीक है, 70 kg। तो एक्चुअली कैसे मिक्स्ड हुआ है, एक्चुअली में भी हमें दो ही तरह का मेटेरियल चाहिए होगा, ए और बी। बी के बारे में बता दिया 70 किलोग्राम, ठीक है, 70 किलोग्राम। अच्छा, ये सब भी किलोग्राम ही, ये सब भी किलोग्राम है, ये रुपीज है। इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते, चलो। यहाँ पर 50, ये हो गया 600, और ये हो जाएगा 750, तो इसका टोटल बन जाएगा 1350। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी 70 किलोमीटर, एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ केमिकल ए 15। ठीक है, तो ए का प्राइस बताया है 15, तो ये हम लोग का हो गया एक्चुअल रेट। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी, बट यहाँ पर क्वांटिटी मिसिंग है ए के केस में, और बी के केस में हम लोग का रुपीस मतलब एक्चुअल रेट जो है वो मिसिंग है। तो ये हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं, इसको मान लो एक्स केजी, और ये हम लोग मान लेते हैं रुपीज वाई। ठीक है, ये समझने के लिए। तो ये हो गया 15x, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 70y। ठीक है, अब इसका अगर टोटल करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा 15x प्लस 70y। ये एक बार लिख लिया मैंने, यहाँ पर लेट एज्यूम ऐसा नहीं लिखा है, तुम लोग लिख लो कि ए केमिकल का क्वांटिटी है x kg और बी केमिकल का प्राइस है y पर किलो। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो पॉइंट ए हम लोगों ने यूज कर लिया, पॉइंट बी भी कर लिया है, रेट बताया था, पॉइंट सी एक्चुअल इनपुट ऑफ बी, एक्चुअल प्राइस ऑफ ए, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस,
टोटल, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, टोटल मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पर ये लैंग्वेज ध्यान रखो, टोटल मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब इंडिविजुअली ए बी का नहीं, टोटल। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर दे दिया था कि मेटेरियल ए का, ये बोल रहे हैं टोटल मेटेरियल वेरिएंस है 650 एडवर्स और टोटल मेटेरियल यील्ड वेरिएंस है 135 एडवर्स। तो हमें ये दोनों को यूज करके इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी लिख लेते हैं, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स गिवन है क्वेश्चन में, और यील्ड वेरिएंस मेटेरियल यील्ड वेरिएंस ये है हम लोग का 135 एडवर्स, ये भी एडवर्स है, रुपीस रुपीस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट क्या करने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मेटेरियल मिक्स, मेटेरियल यूसेज, मेटेरियल प्राइस, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए, एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ केमिकल बी। तो ये सारा चीज हमें बताया है, तो हम लोग सीक्वेंस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है ना, ये दो, इसको यूज करना चाहिए। तो अगर हम लोग पहला ये ले लेते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो हम लोग कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट करने से हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ पर पहला बात है, अभी तक मैंने यही नहीं कैलकुलेट किया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अब वो कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ 70 है, ठीक है। तो अगर करेंगे तो x के हिसाब से आ जाएगा, और यहाँ पर फिर इसका कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग का जो आउटपुट है ये कितने के लिए है ये भी हमें नहीं पता। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल भी बताया, लेकिन टोटल तो नहीं बताया ना। प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर ये टोटल हो रहा है 70 प्लस x kg, ये इनपुट है। अब आउटपुट कितना है वो भी हमें क्लियरली नहीं बोला है, तो हमें इससे जो है सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट तो हम लोग लिख लेंगे 1215, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं है, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर आउटपुट 90 किलो, लेकिन एक्चुअल में कितना आउटपुट है वो हमें नहीं पता। गुड मॉर्निंग सुनील। गुड मॉर्निंग मैम। देखो एक्चुअल में क्या है वो हमें नहीं पता कि एक्चुअल आउटपुट हम लोग का कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। तो फिर अगर वो नहीं दिया है तो ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पॉइंट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट हम लोग का कितना आ रहा है, ये इनपुट है, लेकिन इसमें कोई लॉस है कि नहीं वो भी तो नहीं पता। इसके तरह अगर लॉस पता होगा तब ना आउटपुट निकालेंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, देखो मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मेटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो हम लोगों ने डिफरेंस देखा था वो हम लोग कौन सा कॉलम देखते थे, कॉलम 1 और 2। मतलब हम लोग ये देखते थे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये देखो हम लोग क्या देखते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस हम लोग करते थे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये करने से हमें यील्ड वेरिएंस पता चलता था। ये देखो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया है यील्ड वेरिएंस, हम एक बार दिखा देते हैं। ये देखो यील्ड में हम लोगों ने 50,000 से ये 51 to 50, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये इसके हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो नॉर्मली ये फॉर्मूले से हमारा काम हो जाता है और इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो फिर से वही प्रॉब्लम, अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट लेंगे और इधर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना अगर इसका इनपुट हमें डायरेक्टली पता चलेगा। तो इसका एक सोल्यूशन है, देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है इसको हम लोग यही मान लेंगे कि यहाँ पर जो आउटपुट है ना जितने के लिए एक्चुअली में भी उतना ही हुआ होगा, ऐसा मान के हम लोग कर सकते हैं एजम्पशन लेके। जब क्योंकि देखो दोनों फॉर्मूले से ही तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें तो ये पता नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअली कितना आउटपुट आया है, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मेटेरियल यील्ड वेरिएंस को हम लोग इसके जगह ऐसा लिख सकते हैं, टोटल स्टैंडर्ड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग इसी को मान लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक बार क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए। एक बार देखो कैसे हो रहा है, समझ में आएगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोग का कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 100 है, ठीक है। दोनों मिला के 100 है, क्योंकि सारा अगर एक्स वाई हो जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा ना, तो इसीलिए
इसीलिए देखो अगर हम लोग इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट हमें डायरेक्टली नहीं पता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये ही वाला जो है इसी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेके कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 100 किलो, ठीक है। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए फिर से देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 70 प्लस एक्स। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये होगा कि 70 प्लस एक्स जो टोटल एक्चुअल इनपुट है इसे हमें स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब 50%, है ना। ये देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा, ये तो निकाल ही लेंगे। 70 प्लस एक्स ये है टोटल एक्चुअल इनपुट, इसको अगर हमें 50-50% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 35 प्लस एक्स बाई 2, 35 प्लस एक्स बाई 2। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जा रहा है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आर एस क्यू। आर एस क्यू कैसे निकाला जाता है, आर एस क्यू का मतलब है एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। एक्चुअल इनपुट है 70 प्लस एक्स, 70 प्लस एक्स को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है आधा आधा। 70 का आधा 35, एक्स का आधा एक्स बाई 2, 70 का आधा 35, एक्स का आधा एक्स बाई 2, मतलब टोटल कितना होगा, टोटल में वही 70 प्लस एक्स ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 प्लस एक्स, ये बन गया। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट को। तो देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वांटिटी लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन स्टैंडर्ड ये क्या है, ये मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा है। तो अगर कॉमन लेंगे तो स्टैंडर्ड रेट आएगा। स्टैंडर्ड रेट को कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें कंबाइनली लेना है, ठीक है। तो 12 ले या 15, देखो अगर इंडिविजुअल कर पाते तब तो हम लोग इंडिविजुअली ले लेते। तो जब हमारा ऐसा सिचुएशन आएगा हम लोग एवरेज में भी ले सकते हैं, ठीक है। उस केस में हम लोग एवरेज भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो जो है अलग अलग भी कर सकते हो, उसमें भी चलेगा। जैसे इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर फिर लगा लेते हैं स्टैंडर्ड रेट तो भी चलेगा। यहाँ पर 12 और 15 ऐसे भी होगा, 12 और 15, लेकिन वही एक्स वाई वाला कैलकुलेशन ज्यादा होगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर देखो 12 इंटू 35 ऐसे भी होगा, 12 इंटू 35 तो हो गया 420 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 12 मतलब 6x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 35 इंटू 15 इसका कैलकुलेशन देखो 525 और ये हो जाएगा 15/2, 15/2 मतलब 7.5x। अच्छा ये हो गया 49, 13.5x। अच्छा अगर एवरेज करते ना तो भी 13.5 ही आता, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 1350, ठीक है। जरूरत नहीं, हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया आर एस क्यू इंटू एस आर, जो एक कॉलम हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से आर एस क्यू इंटू एस आर। तो ये बन जाएगा 945 प्लस 13.5x। तो एक ही बार में कर लो, एक ही बार में कर लो। ये हो गया इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये वैल्यू हम लोग का कितना आएगा 50। ये तो किया हुआ ही है, देखो यही अगर हम लोग मान रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये हो गया हम लोग का 1350, ठीक है। इसी को हम लोग मान के एक बार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कैलकुलेट और नहीं कर पाएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इसी कॉलम को एक बार मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का ये 70 प्लस एक्स के जगह, क्योंकि मैंने पूरा ही कैलकुलेट कर लिया है तो इसी को लिख देते हैं, ब्रैकेट देके लिखेंगे 945 प्लस 13.5x, ठीक है। अब इसको करना है सॉल्व, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का डिटेल्स हमें दिया हुआ है 135 एडवर्स, मतलब 135 नेगेटिव में है। तो 1350 माइनस 945 माइनस 13.5x। अच्छा अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1350 माइनस 945 405 माइनस 13.5x 135। अच्छा अब ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो प्लस 135 कर देते, मतलब ये क्या हो गया 405 प्लस 135, तो 945 नेगेटिव में आएगा, ये इधर आएगा, तो ये नेगेटिव में ऑलरेडी है 13.5x, तो x कैलकुलेट हो जाएगा। तो 945 डिवाइडेड बाई 13.5 x का वैल्यू, तो ये हो गया 70, ठीक है। ये 70 कैलकुलेट होके आ गया हम लोग का x का वैल्यू। तो ये हम लोग का x जो है 70, ये गलत हो गया, 540 হবে না और আমি ভুল লিখে দিয়েছি না, ও হ্যাঁ ক্যালকুলেশনটা এটা এদিকে গেলে তো মাইনাস হবে, তাহলে 405
540 डिवाइडेड बाई कैलकुलेटर क्या 540 डिवाइडेड बाई 13.5 तो ये हाँ 40 होगा 40 आंसर है। तो ये सोच रहे हैं आंसर मेरा मैच नहीं किया 40 आ गया। तो ये एक्स हम लोगों ने क्या माना था, लिखा तो नहीं है बट यहाँ पर दिख रहा है। एक्स हम लोगों ने माना था एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए, यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए 40 kg। ठीक है, ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए। अच्छा, हम लोग को फर्स्ट क्या कैलकुलेट करने बोला था यहाँ पर, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए, मतलब 5th नंबर वाला आंसर हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। ये देखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा वैसे ही, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर पहले देखो एमसीवी कितना दिया है, एमसीवी दिया है 650 एडवर्स। ठीक है, तो 650 एडवर्स। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट 1350 होगा, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है 1350। और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमें ए का पता चला, ए का है 40 इंटू 15। ठीक है, तो ये वाला होगा 15x प्लस 70y। ठीक है, ये वाला होना चाहिए 15x प्लस 70y। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखो 15x प्लस 70y, जिसमें x का वैल्यू पुट कर लेंगे 70y, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट करो 15 इंटू x का मतलब कितना हो जाएगा, x का मतलब अभी भी कैलकुलेट किया 40 आया था। ठीक है, अब 70y, तो 70y से y कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो 650 नेगेटिव, इधर ये 1350 आ गया। अच्छा, यहाँ पर माइनस में 15 इंटू 40, 15 इंटू 40 600 प्लस 70y। अच्छा, 1350 प्लस 650 2000 नेगेटिव में। अच्छा, ये 600 इधर आ जाएगा तो प्लस 600, और ये माइनस प्लस में माइनस 70y। अच्छा, यहाँ पर माइनस 600 करते तो नेगेटिव 1400 इक्वल टू माइनस 70y, देयरफॉर y इक्वल टू 1400 बाई 70 यानी कि 20। ठीक है, ये 20 क्या निकल गया है, y का वैल्यू। y हम लोगों ने क्या माना था, प्राइस, प्राइस फॉर मेटेरियल बी। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राइस फॉर मेटेरियल बी हमें पूछा था एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ केमिकल बी, मतलब 6th नंबर आंसर निकल के आ गया, ये वाला लास्ट, ये वाला एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल बी। यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल बी इज ₹20 पर केजी। ये पर केजी प्राइस है, टोटल नहीं है, पर केजी प्राइस वही पूछा था, वही हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हमें बोल रहा है मेटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालो। ठीक है, तो हम लोग मेटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या, एक्चुअली में लगे हुए इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग को पता है, एक्चुअल क्वांटिटी 70 प्लस x, और 70 ये अलग अलग निकालना पड़ेगा, a का अलग b का अलग निकालेंगे। ठीक है, एक साथ भी चाहो तो कर सकते हो, तो फिर वहां पर पहले कैलकुलेट करके देख लेना पड़ेगा a का कितना होगा और b का कितना होगा। हम यहाँ पर इंडिविजुअली निकालते हैं। a का RSQ कितना होगा, ये देखो a का RSQ होगा 35 प्लस x/2, वैल्यू पुट कर दो मिल जाएगा ना, 35 प्लस x/2। तो 35 प्लस x/2 यहाँ पर लिखते हैं 35 प्लस x/2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ a, x है, x का मतलब 40, यहाँ पर x हो जाएगा, x का मतलब 40 इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है a का 12। अब a का वैल्यू 40 पुट करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 40/2 यानी 20 माइनस 40 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 माइनस 40, 15 इंटू 12 180।
ठीक है, ये 180 क्या होगा, फेवरेबल या एडवर्स, कैसे पता चलेगा, ये देखो ये दोनों एक साथ है, ठीक है, मतलब ये कितना हो गया 55 सोचा था हम लोगों ने, ये RSQ वाला पॉइंट है, ये एक्चुअल क्वांटिटी 40 से हो गया मतलब फेवरेबल है, ठीक है। अच्छा अब बी का देखो, बी का भी 35 प्लस x/2 है, यहाँ पर 35 प्लस x/2, 35 प्लस x/2 और माइनस बी का क्वांटिटी हमें पहले से ही पता था 70 एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहाँ पर 70 लिख दिया, इनटू 12 के जगह कितना हो जाएगा 15, स्टैंडर्ड रेट फॉर बी 15 तो इसको 15 लिख दो। अब यहाँ पर देखो 35 प्लस 40/2 यानी 20, ये RSQ हो गया माइनस 70 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 55, 55 माइनस 70 तो ये एडवर्स सिचुएशन है, हम लोगों ने सोचा था 55 से काम हो जाएगा बट लगा 70, तो ये एडवर्स सिचुएशन है इंटू 15 यानी 225 हो जाएगा, इंटू 15 का मतलब अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो 225 माइनस 180 कर दिया मैंने, 45 एडवर्स होगा क्योंकि एडवर्स अमाउंट ज्यादा है, तो ये कैलकुलेट हो गया मेरा मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस बोला है, तो मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। यूसेज वेरिएंस का मतलब कितना हम लोगों ने सोचा था ए का यूज करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 50 है, 50 माइनस 40 यहाँ पर लिख देते हैं 50 माइनस 40, ठीक है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और ये एक्स मेरा 40 आया था और ये हो जाएगा 50 माइनस 70, ये हो गया 50 माइनस 70 इंटू स्टैंडर्ड रेट 12 और 50, तो ये सिचुएशन मेरा फेवरेबल होगा, 10 कम लग रहा है तो 120 फेवरेबल और ये हो गया 20 मतलब 300 एडवर्स और ये दोनों को एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 एडवर्स, ठीक है, 180 एडवर्स मेटेरियल यूसेज वेरिएंस 180 एडवर्स होगा। अच्छा यूसेज के बाद हम लोग का प्राइस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा प्राइस वेरिएंस पे भी वही ए बी, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट कितना था 12 माइनस 15 और 15 माइनस 20, 12 माइनस 15 और 15 माइनस 20 ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मतलब ये 15 केजी और यहाँ पर ये सॉरी ये 70 केजी और ये 40 केजी, 40 और 70, 40 और 70, तो ये तो एडवर्स है, 3 रुपीज पर किलो ज्यादा लग रहा है तो 12 माइनस 15 इंटू 40 तो 120, 5 रुपीज ज्यादा लग रहा है, 5 इंटू 70 350 एडवर्स, तो दोनों एडवर्स मिला के ये हो गया 470 एडवर्स, ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। अच्छा ये हम लोग का निकला मेटेरियल मिक्स वेरिएंस 45 एडवर्स, ठीक है, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस 180 एडवर्स और ये वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं प्राइस वेरिएंस 470 एडवर्स, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे क्या पूछा है, तो मिक्स कैलकुलेट हो गया, यूसेज हो गया, प्राइस हो गया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी बचा है एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल लॉस of actual input, actual total input कितना होगा, एक्स का तो हम लोग को सॉरी ए का हम लोग को पहले से ए का 40 और बी का 70, बी पहले से पता था 40 प्लस 70 टोटल, 40 प्लस 70 कितना होगा 4 प्लस 7 11 मतलब 110, ठीक है 110 केजी और
हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी को स्टैंडर्ड मान के किया, क्योंकि जब कुछ बोला नहीं है तो एक्चुअल आउटपुट भी हम लोग 90 ही मान रहे, तभी तो मैंने पूरे क्वेश्चन को उसी हिसाब से करवाया, और ये हो भी रहा है। ठीक है, इस ऐसे बिना तो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे एक्चुअल इनपुट हम लोग कितना मान चुके हैं यहाँ पर, सॉरी एक्चुअल आउटपुट कितना मान चुके हैं, एक्चुअल आउटपुट हम लोग 90 केजी मान रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट हम लोग का 90 केजी, स्टैंडर्ड वैसे ही बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस कितना हो गया 20 केजी, तो ये हो गया एक्चुअल लॉस। ठीक है, ये एक्चुअल लॉस हो गया, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा एक्स वाई वाला कैलकुलेशन, लास्ट दिन से हम लोग ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्स वाई वाला कैलकुलेशंस तो थोड़ा है यहाँ पर, इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। जब हमें कुछ कंडीशन ऐसा है ही नहीं जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर पाए कि स्टैंड मतलब एक्चुअली आउटपुट कितना है, उसके हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब ये मान के चल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड ही एक्चुअल के तरह ही दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई स्कोप नहीं है इसे कैलकुलेट करने का, और उसी हिसाब से पूरा क्वेश्चन हो भी रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये स्टैंडर्ड सिर्फ नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट भी है। बाकी तो एज इट इज ही था, और कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है समझ के, और उसको अप्लाई करते जाना है, एक एक पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये बाकी था लास्ट क्लास में, ये देखो, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये वाला देखो क्या बोल रहा है, JK Limited manufactures NXC by mixing 3 raw materials for every batch of 100 kg of NXC 125 kg of raw materials are used। ठीक है, बोल रहा है कि JK Limited जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं NXC बोल के कोई प्रोडक्ट, जिसको 3 तरह का रॉ मटेरियल से बनाया जा रहा है फॉर एवरी बैच। बैच कॉस्टिंग जिन लोगों को पता है, बैच कॉस्टिंग मतलब एक बैच में बहुत सारे चीज एक साथ प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, तो बैच जो है वो 100 केजी का है, NXC 125 केजी रॉ मटेरियल आर यूज्ड, इसके बाद फुल स्टॉप दिया हुआ है। इसका मतलब 125 केजी रॉ मटेरियल इनपुट देने से जो है NXC प्रोड्यूस होगा एक बैच, और जिसमें 100 केजी NXC प्रोड्यूस होगा। मतलब ये देखो, अगर हम लोग इनपुट देते हैं 125 केजी रॉ मटेरियल, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 100 केजी ऑफ NXC, ये है इक्विवेलेंट टू वन बैच। ठीक है, 100 केजी NXC का मतलब ये है वन बैच का प्रोडक्शन। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 60 बैचेस वेयर प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600 केजी। बोल रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के मंथ में 60 बैचेस एक्चुअली में प्रोड्यूस्ड हुआ है, वेयर प्रिपेयर्ड, अच्छा 60 बैचेस प्रिपेयर्ड किए गए हैं ताकि आउटपुट 5600 केजी मिले हमें, मतलब 60 बैचेस प्रोड्यूस करेंगे और उससे 5600 केजी आउटपुट NXC मिलेगा, ऐसा सोच है। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पर्टिकुलर फॉर द मंथ ऑफ द फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलोज। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो है वो हमें यहाँ पर टेबल में दे रखा है। तो देखो क्या क्या दिया है, 3 तरह का रॉ मटेरियल पहले ही बोला था ABC, ये 50 30 और 20 मतलब 5:3:2 में मिक्स्ड किया गया, और यहाँ पर है एक्चुअली में 60 20 20। ठीक है, और ये देखो प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड 5000 2000 1200, ये क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड दिया है कि कितना कितना रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, ये हम लोग एक्चुअल वाला ही मानेंगे। ठीक है, परचेस्ड बोल रहा है ना, तो एक्चुअली इतना परचेस्ड हुआ है। You are required to calculate material price variance, material usage variance। तो पहले बोला है प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने की, तो प्राइस वेरिएंस तो इजीली कैलकुलेट होगा, देखो कैसे होगा। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस में 3 तरह का मेटेरियल है ABC। ABC में देखो यहाँ पर प्राइस है 21, 20 सोचा था 21 हो गया, मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो 20 माइनस 21 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेस है 5000। अच्छा, इसके बाद 8 माइनस 10, सॉरी मैंने एक्चुअल पहले लिख दिया, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 इंटू 2000, और ये है 1200। 5 माइनस 6, 1 हो गया,
15,000, ठीक है। ये एडवर्स सिचुएशन होगा क्योंकि 1 रुपए ज्यादा लगा है। अच्छा, स्टैंडर्ड सोचा था 10 लगा 8, तो 2 रुपीज कम लगा है, तो 2000 में हमें 4000 का फेवरेबल सिचुएशन। 1 रुपए ज्यादा लगा है तो 1200 ओवरऑल ज्यादा लग रहा है, एडवर्स सिचुएशन। अब ये सारा एडजस्ट करने पे यहाँ पर ये बच रहा है 1000 नेगेटिव, मतलब 200 नहीं 3200 है ना। ये 1000 नेगेटिव और 1200 नेगेटिव, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 नहीं 2200, 2200 एडवर्स हो गया। ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। अच्छा, और हमें बोला है मेटेरियल यूसेज वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे कॉलम्स जो है वो बना लेने से बेटर होगा, क्योंकि यूसेज वेरिएंस नहीं तो कैलकुलेट करने में मुश्किल होगा। क्योंकि देखो यूज हमें पता है, ये हमें दिया हुआ है कि इतना परचेज हुआ है, ठीक है, इतना परचेज हुआ है। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो रेशियोज दिया है, ठीक है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये भी रेशियोज दिया है। ये आसान है, देखो यहाँ से RSQ इजीली निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे तब ना जाके कंपेयर करेंगे 5000 से, ठीक है। तो इसीलिए देखो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले बनाते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं 60 बैचेस। ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, 125 kg रॉ मेटेरियल लगता है एक बैच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 125 kg रॉ मेटेरियल नीडेड फॉर 1 बैच, ठीक है। और एक्चुअली में प्रोड्यूस करना है 60 बैचेस, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 60 बैचेस रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड, कितना हो जाएगा 60 इंटू 125, 60 इंटू 125 मतलब 60 इंटू 125, 7500 kg, ठीक है। इतना रॉ मेटेरियल का कंजम्पशन चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर आउटपुट बोला है 5600 केवी चाहिए, मतलब बैच के हिसाब से देखें तो रॉ मेटेरियल इतना जरूरत होगा। लेकिन अगर आउटपुट के हिसाब से देखोगे, आउटपुट हमें एक्चुअली में चाहिए 5600 केजी। तो इसको अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे तो वो कैसे होगा। तो इसके हिसाब से 125 केजी रॉ मटेरियल देने से 100 केजी एनएक्सी आएगा। अगर हम लोग जो है इसको बैचेस के जगह इसको हम लोग केजी में देखते हैं, तो 125 केजी रॉ मटेरियल पे 100 केजी एनएक्सी बनेगा। तो 100 केजी के लिए 125 केजी रॉ मटेरियल, 100 केजी एनएक्सी के लिए, ठीक है। और 100 केजी मतलब ही एक बैच, और यहाँ पर 1 एनएक्सी के लिए 125 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो 5600 केजी अगर मुझे आउटपुट चाहिए एनएक्सी का, तो मुझे कितना रॉ मटेरियल का जरूरत होगा। ये देखो यहाँ पर हो गया 125 इंटू 5600 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल के आ रहा है हम लोग का 7000 केजी, ठीक है। तो अगर हम लोग बैचेस में देखें तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से 7500, और अगर हम लोग आउटपुट को केजी के हिसाब से देखें कि 5600 केजी आउटपुट के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसका कैलकुलेशन होके आ रहा है 7500 केजी। और मटेरियल में हमें किसके हिसाब से देखना चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आउटपुट जो है हम लोग इसके हिसाब से ही देखेंगे। ये देखो ये भी हमारा यूज होगा। यहाँ पर हम लोगों का दो तरह से जो है कैलकुलेशन करके हमारा निकल के आ रहा है, एक हो रहा है बैच के हिसाब से हो रहा है, और एक हम लोगों का केजी के हिसाब से हो रहा है। यहाँ पर जैसे बोला था 3 रॉ मटेरियल मिक्स करने से फॉर एवरी बैच ऑफ 100 केजी ऑफ एनएक्सी 125 केजी ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड, ठीक है, in 1 month. In month of April 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kg of raw material. तो अगर हम लोग इसको बैच के हिसाब से देखें तो 60 बैचेस में रॉ मटेरियल का यूज होगा 7500 किलो, लेकिन आउटपुट के हिसाब से देखें तो 7000 किलो, ठीक है, ये
हो रहा है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकल के आया अकॉर्डिंग टू आउटपुट केजी और अकॉर्डिंग टू आउटपुट हम लोग का बैच के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल, और यही हम लोग का ना एक्चुअल मेटेरियल यूज्ड होगा, इसको लिख देते हैं एक्चुअल मेटेरियल यूज्ड, ठीक है, ये एक्चुअल मेटेरियल यूज्ड है 7500। अब यहाँ पर हम लोग पहले निकालेंगे, ऐसे कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्या होता है, ए क्यू इंटू ए आर, यहाँ पर इसके बाद ए क्यू इंटू एस आर, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा आर एस क्यू इंटू एस आर, और यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो पहले ए क्यू इंटू एस आर, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, ए बी सी तीन तरह का मटेरियल है। एक्चुअली हम लोग कितना मटेरियल यूज करेंगे, एक्चुअली हम लोग 7500 किलो मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, 7500 kg। अब इसका देखो रेशियोज हमें बता दिया है कि किस तरह से मिक्स्ड हुआ है, तो 60-20-20, तो 7500 का 60%, ये देखो 7500 का यहाँ पर 60%, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4500 kg। अच्छा इसके बाद 60% के बाद 20%, 7500 का 20%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1500, और फिर 20% यानी 1500, ठीक है। अच्छा अब इनटू कर लेते हैं, इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट है 21, 8 और 6, ये रहा 21, 8 और 6। अच्छा ये 1500 इंटू 8, तो ये वैल्यू हो गया 12,000। 1500 इंटू 6, ये वैल्यू हो गया मेरा 9,000। 4500 इंटू 21, ये वैल्यू हो गया 94,500, प्लस 12,000 प्लस 9,000, 1,15,500, 1,15,500, ये एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट हो गया। अब एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे, क्वांटिटी तो कैलकुलेट हो गया है 4,500, 1,500, 1,500, स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेट है हम लोग का 20, 10 और 5, 20, 10, 5, 7500। अच्छा ये हो जाएगा 45 इंटू 2, 90, 90,000 प्लस 15,000 प्लस 75,000, नहीं 7500, ठीक है। तो ये टोटल करने से हो गया 1,12,500। अच्छा ये भी टोटल 7,500। अच्छा अब हम लोग आर एस क्यू अगर निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, ये 7,500 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेशियो में, जो कि है 5:3:2, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 5:3:2 में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट है 20, 10 और 5। 7,000 ये हो गया 10, 7,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3,750 इंटू 20, 75,000। 7,500 divided by 10 into 3, 2250, 22,500. 7,500 divided by 10 into 2, 7,500 divided by 10 into 2, 1,500. 1,500 into 5, 7,500, ऐड करते हैं 7,500 प्लस 75,000 प्लस 22,500। अच्छा ये कैलकुलेट होके आ गया 1,05,000। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा स्टैंडर्ड रेट हम लोग का है 20, 10 और 5, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग को निकालना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट है 5600 केजी। एक्चुअल आउटपुट है, यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला एक्चुअल आउटपुट है 5600 केजी। ठीक है, अब केजी में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेटेरियल केजी में परचेज हुआ है। ठीक है, तो ये 5600 केजी। अब बैचेस में करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर प्रोपोर्शनेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये वाला डेटा ले रहे हैं। तो 5600 केजी के लिए हमें कितना इनपुट देना चाहिए? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो किया गया है यहाँ पर हम लोग का 50%, ये तो रेशियो से करेंगे तो हो जाएगा 50%, 50 30 और 20 बता रखा है। अच्छा, 5600 के लिए कितना होगा? ये कितने के लिए बताया? ये 100 केजी के लिए। देखो ये जो है ये कितने आउटपुट के लिए बता रहा है? 100 केजी बैच के हिसाब से एक, ये 100 केजी के लिए बताया गया। अगर 100 केजी के लिए 50 है तो फिर 5600 के लिए कितना होगा? 100 केजी के लिए अगर 50 है, ये देखो, तो फिर ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5600, तो ये हो जाएगा 2800। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर करके दिखा देते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 100 के लिए 50 बाई 100 इंटू 5600, बी का हो जाएगा 30 इंटू 5600, सी का हो जाएगा 20 बाई 100 इंटू 5600। अच्छा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2800। अच्छा, ये हो गया 0 0 कैंसिल, 56 इंटू 30 1680, 5600 डिवाइडेड बाई 5 1120। अच्छा, इतना इतना हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। 2800 1680 1680 और 1120। ठीक है, 1120, ये हो गया 16800, 1120 इंटू 5600, 2800 इंटू 20, 56000, 56000 प्लस 16800 प्लस 5600, 78400। ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, अब हमें पूछा क्या था? हम लोगों को प्राइस वेरिएंस पूछा था, वो तो मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखा दिया। अच्छा, वो दो ही वेरिएंस पूछा था और कुछ पूछा भी नहीं। यूसेज वेरिएंस, तो यूसेज निकल जाएगा, इसी से निकल जाएगा अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे होगा? ए बी सी। तो 2800 सोचा था बट कितना लगा? 1680 सोचा था बट कितना लगा? 1120 सोचा था बट कितना लगा? इसका डिफरेंस ही हमें यूसेज बताएगा, माइनस 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 इनटू स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड रेट है 20 10 5, 20 10 और 5, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 5000 2000, 5000 2000 और 1200। अच्छा, ये हो जाएगा 2800 माइनस 5000 इंटू 20, 44,000 एडवर्स। अच्छा, 1680 माइनस 2000, 320 इंटू 10, 3200, और 1120 माइनस 1200, ये भी एडवर्स होगा। 80 इंटू 5, तो ये भी हो गया हम लोग का एडवर्स। अब यहाँ पर चेक करते, सभी एडवर्स है। 400, 3200 और 44,000, 47,000 यहाँ पर आ रहा है मेरा। 47,000 मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो टैली में ये मेरा आ रहा है 47,600, बट आंसर है 14,500। अच्छा, एक मिनट, 5,000 2000 और 1200
ओ एक्चुअली ये लेना पड़ेगा, सॉरी मैंने परसेंटेज लगाए नहीं, 4500 वो उतना खरीदा गया था, लेकिन उसमें से यूज तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से करेंगे ना। 4500 1500 ये गलत लिख दिया, 4500 ये गलत लिख दिया, वहां से परचेस्ड वैल्यू लिख दिया है। परचेस्ड को हम लोगों ने क्या किया है, कितना यूज हुआ है उस हिसाब से दिखाया है। तो यहाँ पर 4500 1500 मतलब परचेज और कंज्यूम्ड अलग अलग हो रहा है, ठीक है, वो परचेस्ड है लेकिन कंजम्पशन हम लोग रेशियो के हिसाब से करेंगे, और यहाँ पर भी 1500 हम बता देते हैं, एक बार इसको कर लेते हैं। 2800 माइनस 4500, तो 1700 इंटू 20, तो 34,000। अच्छा 1680 माइनस 1500 इंटू 10, 1800, 1800 ये फेवरेबल होगा। अच्छा अब 1120 माइनस 1500, 380 इंटू 5, ये एडवर्स होगा। 1900 एडवर्स, 1900 प्लस 1800 और यहाँ पर हो जाएगा 34,000 एडवर्स, मतलब 35,000 हो जाएगा। क्या हो गया, 14,500 होना चाहिए, 1,12,000, ये तो ठीक है। 4,500 1500 और 1500 यूसेज का मतलब क्वांटिटी, यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक ही तो है। 2010 क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, सही तो किया है मैंने। 5,600 यूसेज का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और 4,500 1500 1500 मतलब ये वाला कॉलम होना चाहिए। 1,12,500 एक्चुअल कॉस्ट, ये मेरा ये वाला होगा, ये 1,12,500 मतलब 4,500 इंटू 20, हाँ इसको स्प्लिट करने से वही हो रहा है। 1,500 इंटू 10, ठीक है, और ये वाला 1,500 इंटू 5, ये भी सही आ रहा है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट गलत हो गया है क्या, गलत तो नहीं होना चाहिए, ये मैंने सही तो कैलकुलेट किया। यहाँ पर 100 के हिसाब से किया गया है, 3 2 5, 100 इनपुट, 100 इनपुट देने से ए का प्रोपोर्शन 50, तो 7,500 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 100 इनपुट देने से मैंने 5,600 पे किया, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर एक्चुअल आउटपुट पे किया है। 5,600 होने से कितना होगा, 5,600 स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर एक्चुअल आउटपुट, ये 2,800 1680 2,800 इंटू 20 आंसर तो ठीक ही है। है, बोल। आंसर তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, কারণ মেটেরিয়াল ইউজেস ভ্যারিয়েন্সে তো হিসাব মতন কলাম 1 এর সাথে কলাম 3 মাইনাস হয়, তাহলে যদি টোটালও মাইনাস করি তাহলে তো 34,100ই আসছে। ঠিক আছে। সেটাই তো আসছে 34,000 और ये 100, 34,100 आ रहा है एडवर्स। लेकिन मेरा आंसर तो कुछ और ही बता रहा है, आंसर बता रहा है 14,000, ये ठीक आ रहा है, 1,12,500, ये माइनस होगा एक्चुअली। अगर मैंने कॉलम बना ही लिया है तो उसके हिसाब से अगर हमें यूसेज देखना है तो इसके साथ ये कॉलम देखना चाहिए, तो ये 1,12,500 माइनस 78,400 हम ओवरऑल करके देखें, तब भी एक ही बात होगा ना। यहाँ पर ওভারঅলও 78,400 একই আসছে, है, एक ही पे 1,12,000 ওটাই বললাম ওভারঅলও एक एक ही बात है, मतलब यहाँ मेरा कोई गलत हुआ नहीं कैलकुलेशन करते हुए, तब तो ठीक ही है। 34,100, लेकिन यूसेज के हिसाब से इनका 98 ये वाला हुआ है। अच्छा ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, मेरा तो प्रोसेस मुझे कुछ गलत तो दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। अच्छा ये सब 100 kg के लिए करेंगे तो ये
ये रेशियोज बताया है, इस पे परसेंटेज। मुझे लगता है यहाँ पर वो परचेज और कंज्यूम्ड का कुछ मैटर होगा। जैसे देखो हम लोगों ने वैसे अगर देखे तो परचेज कितना किया है, 5 2 7 और 1 8,200, ठीक है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन कभी भी 8,200 तो नहीं ले रहे, हम लोग कितना ले रहे हैं 7,500। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका परसेंटेज लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसे किया इस पे परसेंटेज बेसिकली लग गया है कि कितना करके हो रहा है, और इस पे नहीं हो रहा है। देखो इस पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर ही थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर अपना जो क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है 7,500 हम लोगों ने जो अपने हिसाब से निकाला है कि कितना कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है, एक्चुअली कितना कंजम्पशन होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये परचेज और कंज्यूम्ड का हमें बाइफर्केशन करना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें देखो दो ही वेरिएबल बोला है। प्राइस वाला मेरा मैच हो गया, उसमें प्रॉब्लम भी नहीं था इसीलिए हो गया। देखो प्राइस वाला कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस तो इजीली कैलकुलेट हुआ बिना कुछ प्राइस। देखो जब हम लोग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तब हम लोग कितना क्वांटिटी परचेज की उस पे करें। यहाँ पर दो मैटर अराइज होगा, एक तो है क्वांटिटी परचेज ये, और एक है क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ये दो केस अराइज हो जा रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड और क्वांटिटी परचेस्ड जब दो चीज क्वेश्चन में होता है ना, तो हमें प्राइस मटेरियल भी ना दो तरीके से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया पता है, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि मेटेरियल परचेज के हिसाब से। ये देखो 5,000 2,000 और 1,200 हम लोगों ने यहाँ पर मेटेरियल परचेज के हिसाब से मेटेरियल प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट किया है। और मेटेरियल प्राइस वेरिएंस को हम लोग और एक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हो जाएगा हम लोग का, ये देखो ये 1,12,500 और यहाँ पर ये वाला, ये देखो प्राइस वेरिएंस, ये दोनों का डिफरेंस भी होगा। ये देखो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। ये देखो यहाँ पर ये वाला बात हम बताना ही भूल गए। देखो जब क्वेश्चन में हमारा क्वांटिटी परचेज और हम लोग का क्वांटिटी कंज्यूम्ड अलग अलग होगा, तो हम लोग मेटेरियल प्राइस वेरिएंस को भी ना दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर जो टेबल बनाया है उसके हिसाब से प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो वो कैसे आएगा पता है, वो आएगा एस आर माइनस, चीज तो एक ही रहेगा, कंसेप्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। स्टैंडर्ड रेट माइनस, यहाँ ऊपर लिखते हैं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और ये हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, इसमें ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दो कंज्यूम्ड। ये तभी होना चाहिए जब हम लोग का कंजम्पशन क्वांटिटी परचेज क्वांटिटी दो अलग अलग हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही जैसा हो तो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये हम लोगों का क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, तब हम लोग दोनों तरह से निकालेंगे ऑल्टरनेटली, ठीक है। हम लोग एक ही तरह से निकाल के आंसर नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर रेट का डिफरेंस तो यही होगा 2021 10,856। तो ये एक बार लिख लो, यूसेज वाला हम देख लेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पर 10 ये वाला हो जाएगा 20 माइनस 21, अच्छा 2021 और 10,8 2021 और 5 और 6, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अब एक्चुअल क्वांटिटी अगर कंज्यूम्ड देखो तो ये होगा 4,500 1,500 1,500, यहाँ पर लिख देते हैं 4,500 1,500 1,500। तो यहाँ पर मेरा 1 रुपए मतलब वेरी कर रहा है एडवर्स, ठीक है। यहाँ पर 2 रुपए वेरी कर रहा है मतलब 3,000 फेवरेबल, और यहाँ पर 1 रुपए वेरी कर रहा है एडवर्स 1,500 एडवर्स, ठीक है। तो अब ये सब अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 4,000 एक 5,000 6,000 6,000 नेगेटिव और 3,000 मतलब 3,000 एडवर्स, ठीक है। ये 3,000 एडवर्स आ जाएगा। तो इसीलिए प्राइस वेरिएंस का भी दो आंसर्स है इस क्वेश्चन का, इसीलिए क्योंकि एक तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, और एक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। ऐसा हमें तब करना चाहिए जब हमारा परचेज और कंजम्पशन अलग हो रहा है। बाकी यूसेज पे भी शायद ऐसा कुछ अप्लाई होना चाहिए। मुझे अभी थोड़ा सा यूसेज जो है देखना पड़ेगा, मुझे जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कैसे करके यूसेज का कुछ तो एक है, जिस वजह से मेरा यूसेज एक भी मैच नहीं हुआ, प्राइस तो मैच हुआ। तुम लोग भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। जो पॉइंट मैंने बोला कि जब हमारे क्वेश्चन में क्वांटिटी परचेज्ड और मटेरियल जो है कंज्यूम्ड वो अलग अलग होता है, तब हम लोग दो अल्टरनेटिव वे से करते हैं। तो तुम लोग और एक तरीके से भी अपना करके देख सकते हो। तो ये वाला जो पोर्शन ये सही सही बना है, लेकिन इसका आंसर कुछ और आ रहा है। मेरा तो 78,400 आ रहा है अगर हम इसके हिसाब से कर रहे हैं।
लेकिन कुछ और एक तरीके से भी शायद आना चाहिए, इसी वजह से आंसर जो है थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो जा रहा है यूसेज का। तो इसको क्या करेंगे, इसको तुम लोग एक बार देखो, नहीं तो हम नेक्स्ट दिन जो है यूसेज बता देंगे, ठीक है। लेकिन प्राइस मैंने बता दिया, प्राइस ऐसे ही होगा, पहले जैसे निकाला था ये तो आसान है, तुम लोग को पता है। और यहाँ पर हम लोगों ने वही सेम चीज किया बट कंजम्पशन के हिसाब से किया, और ये हमें तभी करना चाहिए जब हमारे पास दो तरह का कंडीशन अराइज हो रहा है कि मेटेरियल क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी कंज्यूम दो अलग सिचुएशन अराइज करवा रहा है तब, ठीक है। अच्छा अब देखो, बस हम लोग का ये मेटेरियल वाला कंप्लीट हो गया, 14 वाला जो आधा है वो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग का ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, ओवरहेड वेरिएंस। अब ओवरहेड वेरिएंस जो है इसके लिए थोड़ा सा ओवरहेड मुझे बताना चाहिए, मतलब जिन्होंने किया है कभी ओवरहेड उनको अगर याद नहीं है तो भी रिकॉल हो जाएगा, जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ओवरहेड का मतलब क्या होता है, ओवरहेड का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जितने तरह का इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग का लगता है। अच्छा अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है मतलब वेरी ओवरहेड, ये दो तरह का होता है, कैसे होता है, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, दो तरह का होता है, ठीक है। अच्छा अब वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या आता है, वेरिएबल ओवरहेड में आता है हम लोग का मेटेरियल, ठीक है, मेटेरियल आ जाएगा यहाँ पर, वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट, आज हम लोग सिर्फ वेरिएबल वाला करेंगे, फिक्स नहीं, इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये सब आएगा, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो वेरी करेगा प्रोडक्शन के लेवल के चेंज होने पे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर एक लाइन में हम बताएं तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट which vary with लेवल, प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, विथ प्रोडक्शन लेवल। मेरा प्रोडक्शन लेवल अगर अप एंड डाउन होगा तो मेरा वेरिएबल ओवरहेड कम ज्यादा होगा, जैसे प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतना मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन जितना कम होगा उतना मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, ठीक है। अच्छा अब ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल का अगर एग्जांपल दे तो इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे मशीन्स में यूज होने वाले नट बोल्ट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं होते। अगर कोई हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करें उसमें नट बोल्ट्स जो लग रहा है, ठीक है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा देखो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर का मतलब है जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन से वेरी विथ, वेरी विथ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लेवल, वेरी विथ प्रोडक्शन लेवल। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर का मतलब है जैसे कि मान लो जो लेबर प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मेंटेनेंस स्टाफ, ठीक है, कैंटीन सर्विस में, कैंटीन में जो भी स्टाफ कैंटीन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस स्टाफ, रिपेयर्स मेंटेनेंस का जो काम करते हैं वो, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो जाए इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर के अलावा अगर ऐसा कोई खर्चा होता है जो इनडायरेक्ट नेचर का है उसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट का मतलब बेसिकली होता है जो 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे अगर हम लोग कोई ड्रेस सिलवाएंगे तो उसमें जितना मीटर कपड़ा लगेगा उसका कॉस्ट हमें पता होता है, लेकिन उसमें जितना धागा लगा हुआ है वो अगर किसी से पूछो कि कितने का धागा लगा है उस ड्रेस को सिलाई करने में तो वो डायरेक्टली हम लोग एक शर्ट पे कितना लगा है वो नहीं बता सकते। हाँ उस शर्ट पे उसका कॉस्ट भी एडेड होता है, लेकिन उस कॉस्ट को कैसे ऐड करना है उसी के लिए तो हम लोग ओवरहेड, जो ओवरहेड कॉस्टिंग है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग को ओवरहेड कॉस्टिंग पूरा पूरी नहीं जरूरी है लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। तो ओवरहेड का मतलब हो गया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, और ये दो तरह का होता है, वेरिएबल फिक्स्ड, आज हम लोग वेरिएबल वाला ही पढ़ेंगे। वेरिएबल ओवरहेड मेनली इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और ये दोनों के अलावा एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो वेरी करता है प्रोडक्शन लेवल के साथ वही वेरिएबल ओवरहेड होता है। और इसको
उसको रिकवर करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी अभी बोला, मुझे पता है शर्ट में कितने रुपए का कपड़ा लगा है एक शर्ट में, ठीक है, 5 मीटर कपड़ा लगता है, 2.5 मीटर लगता है, तो 2.5 मीटर का कितना है पर मीटर के कॉस्ट के हिसाब से निकाल लेंगे। एक शर्ट को सिलने में टेलर कितना पैसा लेगा, अगर 700 रुपए लेगा, 500 रुपए लेगा, तो वो भी हमें पता है। वो सब डायरेक्ट कॉस्ट होता है जो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कितने रुपए का धागा लगा है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो शर्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। ले जो टेलर सिल के देंगे वो क्या अपना सिर्फ जो चार्जेस ले रहे हैं उसी में वो ऐड वैड करके ही बताते हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है इसको कैसे रिकवर किया जाता है, किसी भी तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल थ्रू लेबर आवर और मशीन आवर। ठीक है, तो ये रूल्स होता है। जब ओवरहेड पढ़ोगे तो वहां पर तो हम लोग इसको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। मेनली जैसे हम लोग मटेरियल को कैसे रिकवर करते हैं, मटेरियल का कॉस्ट कितना किलो लगा है पर यूनिट पे, या फिर कितना मतलब लीटर लगा है पर यूनिट पे, मतलब फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा है उस पे करते हैं। तो ये कितना धागा लगा है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं जो इजीली हम लोग पर यूनिट पे नहीं बता सकते, तो उसका रिकवरी कैसे करके दिखाए, मतलब उसको पर बेसिस पे कैसे करके दिखाए। बोल रहा है कि या तो लेबर आवर पे दिखाओ, मतलब उस टास्क को करने में लेबर ने कितना टाइम लगाया, या तो मशीन आवर पे दिखाओ। अब लेबर पे लेना है कि मशीन पे? अगर मेरा काम लेबर इंटेंसिव है, मतलब ज्यादा लेबर से जुड़े हुए काम है, तो लेबर आवर पे रिकवर करो। अगर मेरा काम ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब मशीन ओरिएंटेड काम है, बड़े बड़े मशीनों पे खर्चा करके फैक्ट्री में मशीन लगा के काम करवाया जा रहा है, तो इनडायरेक्ट खर्चे को मशीन आवर्स पे जो है रिकवर करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो लेबर, अगर हम लोग लेबर आवर बेसिस पे करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं लेबर आवर रेट। ठीक है, इस पे रिकवर करेंगे। और मशीन आवर बेसिस पे करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं मशीन आवर रेट। ठीक है, और इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है ना, इनडायरेक्ट खर्चा हमें बजट करना पड़ता है। इनडायरेक्ट खर्चा हमें रियल टाइम में पता नहीं चलता है। जैसे कोई भी एक प्रोडक्शन को कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, हम लोग स्टैंडर्ड से एक्चुअल में पहुंच सकते हैं। जैसे हम लोगों को लगा कि हम लोग एक फिनिश गुड्स बनाना चाहते हैं, जिसमें मान लो फर्नीचर बनाना चाहते हैं, हमें इतने रुपए का जो है लकड़ी चाहिए, ठीक है, या फिर इतना टी शर्ट बनाना चाहते हैं, इतना हमें कपड़ा चाहिए, ये हमें पता होता है। लेकिन फैक्ट्री में जहां काम हो रहा है वहां इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा प्रोडक्शन करने पे, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब पूरा साल बीत जाएगा कि एक साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है या फिर 1 मंथ का कितना आया, वो हमें ऐसे तो मतलब तुरंत तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कितना लकड़ी लग रहा है, कितना कपड़ा लग रहा है, लेबर कितना डेली का ले रहे हैं, वो हमें तुरंत पता चल रहा है, जिसे हम लोग रियल टाइम बोल सकते हैं। लेकिन जब तक मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा कितना होगा। तो जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है ना, जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं, क्यों देखो, क्यों ऐसा थोड़ी है कि जब मेरा इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा तब हम उसको अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके फिर हम अपना चीजों को बेचना स्टार्ट करेंगे, तब तो काफी टाइम लग जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ईयर में जितने भी खर्चे सारे पते होने के बाद ही हम जो है, जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई पढ़ने आ रहा है, ठीक है, सपोज अगर कोई पढ़ने आ रहा है तो हम उससे क्या करते हैं, मेरा जो कॉस्ट रिकवर करते हैं उसमें मेरा सारा कॉस्ट ऐड होना चाहिए। अगर हम मान लो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो मेरा रेंट होगा, ठीक है, मेरा पानी का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, अगर हम बुक इशू कर रहे हैं बुक का खर्चा होगा, तो ये सारा खर्चा होगा। तो ये सारा खर्चा मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करके, तभी तो मुझे मेरा जो है फीस बताना पड़ेगा। कुछ चीजों का फीस मुझे पता है, अगर हम सभी को एक एक कॉस्ट का बुक देते हैं, एक एक कॉस्ट बुक का 500 रुपए करके अगर आ रहा है, मुझे पता है 500 रुपए एक एक जन से लेना है। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा एक बैच का कितना पानी का कंजम्पशन होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, एक बैच का कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, क्या वो सब होने के बाद हम बोलेंगे हम इसके बाद फीस बताएंगे? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। मुझे तो एस्टिमेट करना पड़ेगा कि एक बैच पे मेरा ये सब खर्चा जो है इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट खर्चे का क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, नहीं तो हम सेल कैसे करेंगे? तो वैसे ही प्रोडक्शन के केस में भी होता है, अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट जैसे ही प्रोड्यूस्ड होने लगा मुझे उसे बेचना पड़ेगा ना, तब तो मेरा रिकवरी होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का जब पता चलेगा तब उसको जोड़ के ऐड करेंगे, अभी तो मुझे डायरेक्ट ही पता है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हम लोग को अपना जो है सेल वगैरह करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट पता होना चाहिए। अब कॉस्ट में सारे खर्चे एडेड होने चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो डायरेक्ट तो रियल टाइम में पता चल जाएगा, इनडायरेक्ट को एस्टिमेटेड वे में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं
एक एग्जांपल से बताते हैं, ईयर स्टार्टिंग बजट। तो स्टार्टिंग में ही हमें, ईयर का स्टार्टिंग हो या मंथ का हो, हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना एक बजट बनाना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। अगर मान लो मेरा काम लेबर इंटेंसिव है, मतलब ज्यादा लेबर पे डिपेंडेंट है, तो एग्जाम्पल देखो, सपोज हम लोग का प्रोडक्शन हुआ है 10,000 यूनिट्स एक साल में, ठीक है, एक साल में होना है, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे एक साल में। और इससे हमारा डायरेक्ट लेबर का तो हमें पता है, डायरेक्ट लेबर तो बोल रहा है कि भाई आपका एक चेयर बना के देंगे 300 रुपए लेंगे, ऐसा करके। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर का नहीं पता चलता ना, इनडायरेक्ट लेबर को भी तो रखा है हम लोगों ने, मान लो मेंटेनेंस स्टाफ रखा है इस तरह का। तो इनडायरेक्ट लेबर जो है, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर जो है, इनका सपोज खर्चा होगा, अब मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा इनका कितना खर्चा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोच रहे वैसा हो, मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट लेबर का सपोज खर्चा होगा 1 लाख, ठीक है। अब इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा कैसे अपोर्शन किया जाता है पता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड, डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड। ऐसा तुम लोगों ने, जिन लोगों ने कॉलेज में कभी ओवरहेड किया है उनको पता होगा, ऐसे करवाया जाता है जब ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाता है कि डायरेक्ट लेबर पे डिस्ट्रीब्यूट करो इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा। बट क्यों, ये इसीलिए होता है, मान लो एक मेन वर्कर है, ठीक है, एक मेन वर्कर है, इनको हेल्प या असिस्ट करने के लिए इनके पीछे, ठीक है, इनके पीछे 2 असिस्टेंट रखा जाता है। एक मेन वर्कर को हेल्प करने के लिए 2 असिस्टेंट का जरूरत होता है, ठीक है। तो अगर 10 मेन वर्कर काम कर रहा है, 10 मेन वर्कर काम कर रहा है, तो कितने असिस्टेंट का जरूरत होगा, 20, ठीक है, 20 असिस्टेंट का जरूरत होगा। देखो अगर एक मेन वर्कर के पीछे 2 असिस्टेंट जरूरत है, तो 10 मेन वर्कर के पीछे 20 असिस्टेंट जरूरत है। मतलब इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा मेरा कितना होगा, वो तो मेरे डायरेक्ट लेबर पे ही डिपेंड कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि डिपेंड ऑन डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा डायरेक्ट लेबर कितने लगे हुए हैं उस पे डिपेंड करता है। एक मेन वर्कर के पीछे 2 असिस्टेंट है, अगर 2 मेन वर्कर होगा तो 4 असिस्टेंट होगा, अगर 3 मेन वर्कर होगा तो 6 असिस्टेंट होगा। तो मेन वर्कर जितने बढ़ेंगे मेरे असिस्टेंट के खर्चे भी उतने बढ़ जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया। तो ये यही बता रहा है कि इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा क्यों डायरेक्ट लेबर पे हमें अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर पर आवर, इसी क्वेश्चन में इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, सपोज है 5,000 आवर्स, ठीक है। तो लेबर आवर रेट कैसे निकलेगा, मतलब हम ये क्या सिखा रहे हैं तुम लोग को कि अभी अभी मैंने बोला ना, ओवरहेड का क्या करना है हमें, ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करें, हम लोग को डायरेक्टली तो नहीं पता चलता है, वो टोटल में पता चलता है। तो उसका रिकवरी रेट कैसे, 1 यूनिट में वैसे कैसे दिखाएं। जैसे मान लो रेंट, रेंट तो हमें पहले से ही पता चलता है, अगर हम रेंट ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बाद में पता चलता है, मान लिए इलेक्ट्रिसिटी का एस्टिमेशन जरूरी है, बट रेंट का जरूरी नहीं है, ठीक है। रेंट हमें पहले से पता होता है कि कितना कितना मंथली देना है। लेकिन क्या रेंट का खर्चा एक प्रोडक्ट में कैसे अपोर्शन करें, इजीली कर पाएंगे कि रेंट अगर मेरा मंथली 50,000 है सपोज, तो क्या हम ये पता कर लेंगे कि हम जितना प्रोडक्शन करें उसमें एक एक यूनिट में रेंट का खर्चा कितना ऐड करें, नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये ओवरहेड का खर्चा है, तो अपोर्शन करना आसान नहीं है। लेकिन रेंट वो फिक्स्ड ओवरहेड में आता है, ठीक है, ये एग्जांपल बोल रहे हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बोला, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे हम लोग, पहला बात है कि उसे अपोर्शन करें, और दूसरा बात है कि पता भी तो नहीं है कि एक्चुअली में कितना होगा, इसीलिए इसे एस्टिमेट किया जाता है, और जितने भी इनडायरेक्ट ओवरहेड होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला कि अगर लेबर ओरिएंटेड काम होगा तो लेबर आवर रेट के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बोला लेबर इंटेंसिव काम है, और लेबर का खर्चा कैसे बताया गया, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है 1 लाख, प्रोडक्शन करना है साल में 10,000 यूनिट। और हमेशा इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा डायरेक्ट लेबर पे डिपेंड करता है, क्यों, वो मैंने समझाया। अब जो ये 1 लाख का खर्चा है, इसका रेट क्या होगा, इसका रेट ऐसे होगा, 1 लाख रुपीस का जो खर्चा है इसको 5,000 आवर्स से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस है, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स है। तो ये क्या बना पता है, ये इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस,
ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस एस्टिमेटेड बेसिस पे ऑब्वियसली, और ये हो जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने समझा कि इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस को हमें डायरेक्ट लेबर पे एपोर्शन करना चाहिए। देखो, डिपेंड ऑन डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड, तो वही हम लोगों ने किया कि डायरेक्ट लेबर अगर 5000 घंटा काम कर रहा है, उसी बेसिस पे मेरा इनडायरेक्ट लेबर 1 लाख का लग रहा है। जैसे मैंने बोला कि एक मेन वर्कर के पीछे 2 असिस्टेंट है, ठीक है, तो 10 के पीछे 20 होंगे। तो उसी तरह से मेरा अगर इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा 1 लाख हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि मेरा डायरेक्ट लेबर क्या है उसके बेसिस पे। तो डायरेक्ट लेबर आवर 5000 घंटा, मतलब इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि डायरेक्ट लेबर अगर 5000 आवर्स काम कर रहा है फैक्ट्री में, या फिर कैसे भी, अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स 5000 घंटा काम कर रहा है, तो इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा निकल के आ रहा है 1 लाख। इसका मतलब ये होता है, अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ₹20 पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इफ डायरेक्ट लेबर, इसको ऐसे लिखो, इफ डायरेक्ट लेबर वर्क फॉर 1 आवर, इसका मतलब यही हो गया, अगर डायरेक्ट लेबर 1 घंटा काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर को 20 रुपए देने पड़ेंगे। इट इज रिजल्ट इन वेरिएबल ओवरहेड ऑफ ₹20 पर आवर। ठीक है, ये वेरिएबल ओवरहेड का मतलब, यहाँ पर ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और वेरिएबल लेबर तो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा काम होगा लेबर को उतना पेमेंट करेंगे, कम होगा कम पेमेंट करेंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड ₹20 होगा। तो वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकाला जाता है, समझ में आया? मतलब वेरिएबल ओवरहेड पर बेसिस पे कैसे निकाला जाता है। टोटल तो पता था, इनडायरेक्ट लेबर मतलब वेरिएबल ओवरहेड, लेकिन ये तो टोटल में पता था, पर यूनिट पे निकाल लिया हम लोगों ने, पर आवर बेसिस पे, कि लेबर को 1 घंटे के लिए हम लोग कितना देंगे, 20 रुपए। इनडायरेक्ट लेबर को 1 घंटे के लिए 20 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन ये 1 आवर किसके बेसिस पे है, अगर मेरा डायरेक्ट लेबर 1 घंटा काम करेगा तो इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस बन जाएंगे ₹20। ये चीज ये हमें समझा रहा है, ये समझना जरूरी है कि ये दोनों में रिलेशन कैसे बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब फिर से उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड और करते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पर यूनिट बेसिस, पर यूनिट बेसिस भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर। तो यहाँ पर देखो, डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, 5000 घंटा। 5000 घंटा काम करने से कितना यूनिट बनेगा, 10,000 यूनिट। यही हमारा टारगेट था। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे, कि डायरेक्ट लेबर को 5000 घंटा काम करने से 5000 घंटा, ठीक है, 5000 आवर्स काम करने से 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया है। 10,000 यूनिट के लिए 5000 घंटा लगता है, तो 0.5 पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट बनाने का खर्चा, मतलब समझ में आया? ये देखो, 10,000 यूनिट बन रहा है अगर 5,000 घंटा डायरेक्ट लेबर आवर इन्वेस्ट होता है तो, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, 5,000 घंटा, यहाँ पर देखो प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, 5,000 घंटा। तो 5,000 घंटा काम करने से 10,000 यूनिट प्रोडक्शन होता है, तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना डायरेक्ट लेबर आवर लगता है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लेबर आवर लगेगा 0.5, ठीक है, 0.5 आवर। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन होता है, इससे ये कंक्लूजन हो गया, इफ 1 यूनिट इज प्रोड्यूस्ड, it will result in variable overhead of ₹10। ये समझाते हैं ₹10 कैसे आया। पहले ये समझ लो कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा कि डायरेक्ट लेबर अगर 1 घंटा काम करता है तो इनडायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस ₹20 होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो इनडायरेक्ट लेबर का ₹10 का खर्चा होगा। ये कैसे पता चला, ये देखो, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 0.5 आवर्स लगता है। ठीक है, ये देखो, 1 यूनिट यहाँ पर लिखते हैं 0.5 आवर्स, मतलब आधा घंटा में 1 यूनिट बनता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा,
1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा, 2 यूनिट बन जाएगा, ठीक है। 0.5 मतलब तो आधा हो गया ना, आधा घंटे में 1 यूनिट बनेगा, तो 1 घंटे में 2 यूनिट बनेगा, ठीक है। अच्छा, 1 घंटा काम करने से इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना होता है, 20 रुपीज। ये देखो, डायरेक्ट लेबर 1 घंटा काम करने से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है 20 रुपीज। तो इसका मतलब 1 घंटा काम होके जब 2 यूनिट बना, तो 2 यूनिट बनाने से खर्चा पड़ेगा मेरा 20 रुपीज। तो 1 यूनिट बनाने का पर यूनिट के बेसिस पे खर्चा कितना पड़ेगा, 10 रुपीज। तो वही मैंने लिखा है कि if 1 यूनिट इज प्रोड्यूस्ड इट विल रिजल्ट इन वेरिएबल ओवरहेड ऑफ ₹10 पर यूनिट, ठीक है। तो हम लोगों ने वेरिएबल ओवरहेड निकाल लिया है। एक बार कैसे निकाला है, यूनिट के बेसिस पे, एक बार कैसे निकाला है यहाँ पर हम लोगों ने आवर्स के बेसिस पे। तो फिर से एक बार बता देते हैं, देखो ये समझना जरूरी है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर हम लोग 10,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस पे इनडायरेक्ट लेबर लग सकता है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने से 1 लाख, और डायरेक्ट लेबर आवर 5,000 घंटा। जब हम लोग इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड करेंगे एक्सपेंसेस को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 लाख का इनडायरेक्ट लेबर आवर खर्चा करने से 5,000 घंटा डायरेक्ट लेबर आवर काम कर रहा है, तभी ये खर्चा हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग एक यूनिट में निकाल ले, मतलब पर बेसिस पे निकाल ले, तो ये निकल के आ रहा है 1 घंटा डायरेक्ट लेबर आवर अपना टाइम इन्वेस्ट जब करता है, तो इनडायरेक्ट लेबर को हमें 20 पे करना पड़ता है, ठीक है। इसका रीजन भी मैंने बताया, डायरेक्ट लेबर पे क्यों एम्प्लॉयड किया जाता है, इसके वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि 1 यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर आवर कितने लगते हैं। तो 5,000 घंटा पूरे साल भर में लगेगा डायरेक्ट लेबर को, साल भर में 10,000 यूनिट बनेगा, 1 यूनिट बनाने में आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे के बेसिस पे निकालेंगे ना सारा चीज, तो कैलकुलेशन करने में आसानी हुआ। ये 1 घंटा भी निकला है, ये फिर आधा घंटा भी, या फिर इसको फिर आधा करना पड़ेगा, ये आधा होगा तो ये 10 रुपए हो जाएगा, तो भी आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखो, आधा घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट बनेगा। 1 घंटे में इनडायरेक्ट लेबर का एक्सपेंसेस है 20 रुपीज, तो 2 यूनिट बनाने पे इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है 20 रुपीज, तो 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट बनाने पे इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा होता है 10 रुपीज। यहाँ पर 1 घंटा काम करने से इनडायरेक्ट लेबर को देना पड़ता है 20 रुपीज। तो ये टाइम के बेसिस पे, ये यूनिट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये पता होगा तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे वेरिएंसेस को। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका एक जिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल, ये देखो ये पॉइंट एक बार समझ लो, डायरेक्ट मटेरियल जो भी होगा या डायरेक्ट लेबर जो भी होगा, ये हमें रियल टाइम में ही पता चल जाता है, रियल टाइम बेसिस, ठीक है। इसके लिए हमें कोई एस्टिमेट का जरूरत नहीं होता। लेकिन अगर ओवरहेड है, जैसे कि इसमें अभी हम लोग वेरिएबल ओवरहेड पढ़ रहे हैं, फिक्स पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, वेरिएबल ओवरहेड जो है इसे हमें क्या करना पड़ता है, रफली एस्टिमेट करना पड़ता है, रफली एस्टिमेट इन एडवांस, ठीक है। और ये एस्टिमेट को कैसे रिकवर करेंगे, ये एस्टिमेट को रिकवर करेंगे, रिकवरी ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, और रिकवरी भी एस्टिमेट जो किया गया है उसी के बेसिस पे ही हमें करना पड़ेगा। तो 3 चीज हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए। पहले लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड आर लिंक्ड विथ डायरेक्ट, ऐसा लिखते हैं, वेरिएबल ओवरहेड लिंक्ड विथ लेबर आवर्स व्हेन लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव काम होगा तो लेबर आवर्स पे डिपेंड करेगा, और मशीन आवर्स, और ऑन मशीन आवर्स इफ कैपिटल इंटेंसिव। मतलब अगर हम लोगों ने मशीन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो फिर मशीन आवर्स पे कैलकुलेट करना चाहिए। कौन सा वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिकवर ऑन पर यूनिट बेसिस फ्रॉम प्री डिसाइडेड रेट, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवरी दिखाना पड़ेगा, रिकवरी ऑन पर यूनिट बेसिस फ्रॉम प्री डिसाइडेड रेट। तो प्री डिसाइडेड रेट कितना है, 20, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने पर यूनिट का रिकवरी दिखाया कि यूनिट बेसिस पे कैसे होगा। अच्छा, ये सेकेंड पॉइंट करना है। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट
is always fixed. Always fixed. Per unit variable overhead recovery rate always fixed होगा, but मैम ऊपर हाँ बोलो यूनिट बेसिस फ्रॉम फ्री ওটা কি লিখেছি pre-decided rate ডিসাইডেड है, decided rate. अच्छा, अब total recovery of variable overhead is not fixed. ये तो होगा ही, ठीक है. टोटल में वेरी करेगा ही, वो तो डिपेंड करे कितना. देखो पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट इज ऑलवेज फिक्स्ड का मतलब है ये 10 जो निकल के आए हैं ये 10 ही रहेगा, लेकिन इसका टोटल चेंज हो सकता है. जैसे 10,000 की जगह अगर 20,000 हुआ तो फिर वो 2 लाख हो जाएगा, अगर 10,000 ही हुआ तो 1 लाख हो जाएगा. तो रिकवरी रेट पर यूनिट हमेशा फिक्स्ड ही होता है, बट टोटल रिकवरी रेट वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट फिक्स्ड. इट इज डिपेंड ऑन प्रोडक्शन. इट इज डिपेंड ऑन प्रोडक्शन. कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है. इट इज डिपेंड ऑन प्रोडक्शन होता है. अच्छा, अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है. इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर मैथ का क्वेश्चन लेंगे. यहाँ पर देखो बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स. वेरिएबल ओवरहेड ₹1 लाख. तो ये सब एस्टिमेटेड है. बजटेड मतलब ही होता है एस्टिमेटेड. आवर्स 5,000 आवर्स. एक्चुअल प्रोडक्शन 11,000 यूनिट. वेरिएबल ओवरहेड ₹1,25,000. ये एक्चुअली में हुआ, ठीक है. प्रोडक्शन सोचा था 10,000, हम लोगों ने उसके हिसाब से एस्टिमेट लगाया था कि वेरिएबल ओवरहेड 1 लाख हो सकता है, ठीक है. ये एस्टिमेटेड है और टाइम लगेगा 5,000 घंटा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, प्रोडक्शन किया गया 11,000 यूनिट. वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअली में इनकर्ड हुआ 1,25,000 और आवर्स जो है वो हुआ हम लोग का 5,500 आवर्स, ठीक है. अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, जैसे मटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस होता है. अब ये इसका मतलब क्या होता है, सुनो. वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस इसका मतलब होता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम लोग को पता है कि हम लोग बजटेड को जो है पहले आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये ओवरहेड है. ये तो हमें बाद में पता चलेगा, हम लोग ने तो बेचना पहले ही स्टार्ट कर दिया होगा. मैंने अपना फीस पहले ही बता दिया, बाद में पता चलेगा एक बैच पे मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ है, ठीक है. वैसे ही फैक्ट्री में जब गुड्स प्रोड्यूस्ड होना स्टार्ट करता है तो साथ ही साथ बिकना भी स्टार्ट होता रहता है, ठीक है. उसके बाद पता चलेगा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा या फिर कितना अदर्स जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लगा है, ठीक है. वो तो बाद में ही पता चलेगा. हाँ, डायरेक्ट पता चलते जा रहा है. तो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग क्या निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों का रेट एस्टिमेटेड, क्योंकि ये तो बाद में पता चलेगा, तो ये हम लोग पहले निकालेंगे रिकवरी रेट, ठीक है. तो यहाँ पर निकालेंगे रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था, हम दिखा देते हैं. ये देखो पहले हम लोगों ने ऐसे निकाला था रिकवरी रेट लेबर आवर पे, ठीक है. तो यहाँ पर निकालेंगे रिकवरी रेट, यहाँ पर निकाल के देखते हैं कितना खर्चा होगा. 1 लाख 1 लाख रुपीस का खर्चा होगा, ठीक है. अच्छा, अगर 10,000 यूनिट प्रोडक्शन होगा, 10,000 यूनिट प्रोडक्शन होगा तो ये यूनिट के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ₹10 पर यूनिट, ठीक है. ये ₹10 पर यूनिट हो गया. अच्छा, अब कॉस्ट को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी रेट हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 11,000,
ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोगों ने 11,000 यूनिट प्रोड्यूस किया और हम लोगों को पता है कि रिकवरी रेट पर यूनिट पे, क्योंकि ये यूनिट पे निकालना पड़ेगा ना कॉस्ट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर यूनिट पे निकाला। तो 10 रुपए पर यूनिट करके हो रहा है, तो यहाँ पर हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इतना रिकवर कर सकते हैं एस्टिमेटेड के हिसाब से। एस्टिमेटेड के हिसाब से तो हम लोग का एस्टिमेशन था कि 10 रुपए पर यूनिट करके होगा, तो अगर एक्चुअली में 11,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है तो हमारे हिसाब से हम लोग कितना रिकवरी कर सकते हैं, 11,000 इंटू 10, ठीक है। 11,000 इंटू 10 ये हम लोग एक्चुअली में इतना रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हुआ कितना है, एक्चुअली में हुआ है 1,25,000, ठीक है, 1,25,000। तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या हो गया, रिकवरी, और ये हो जाएगा एक्चुअल। एक्चुअली इतना रिकवरी करना पड़ेगा, बात समझो। एक्चुअली 1,25,000 के खर्चे को हमें कॉस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट में, लेकिन हम लोग कर पाएंगे कितना, क्योंकि हम लोगों ने 10 रुपए करके ही रिकवरी रेट माना था, तो उसके हिसाब से तो हम लोग का 1,10,000 का ही रिकवरी होगा। इतने का रिकवरी हो गया, लेकिन होना चाहिए था 1,25,000 का, इतने का रिकवरी हो गया बट होना चाहिए था 1,25,000 का। तो यहाँ पर 15,000 क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये रिकवरी, ये डन है ना, इतना रिकवरी हो गया हम लोग के एस्टिमेशन के हिसाब से कि 10 रुपए पर यूनिट होना चाहिए, 11,000 के लिए 1,10,000, बट हुआ कितना, 1,25,000। तो 15,000 का एडवर्स सिचुएशन हुआ। अच्छा, अब ये कॉस्ट वेरिएंस दो वजह से होता है, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस या फिर स्पेंडिंग वेरिएंस, एक्सपेंस या फिर स्पेंडिंग वेरिएंस बोलते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे हम लोग मेटेरियल में निकालते हैं ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेबर में निकालते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पर देखो हम लोग, ये 10,000 यूनिट है, ये 11,000 यूनिट है, ठीक है। अब हमारे पास एक कंफ्यूजन होता है कि हम लोगों को खर्चे को कैसे दिखाना चाहिए, क्या हम लोग मतलब आवर्स के हिसाब से दिखाए, मतलब हम लोग जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट करना चाहते हैं, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट तो 11,000 यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग क्या ऐसे बोले 10,000 यूनिट के लिए 5,000 घंटा, तो 11,000 यूनिट के लिए कितना घंटा होगा, क्या हमें घंटे में रिकवरी दिखाना चाहिए या कैसे दिखाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या बताया गया है, देखो इसके लिए क्या होता है, हम लोग को यहाँ पर हमेशा जो वेरिएबल ओवरहेड है उसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाएंगे, तो इसको हम लोग ऑलवेज किस पे ट्रांसफर करेंगे, लेबर आवर या मशीन आवर। उसी के लिए मैंने इतना सारा चीज बताया। यहाँ पर यूनिट का कोई काम नहीं है, मेटेरियल डिपेंड ऑन यूनिट, बट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, वो या तो लेबर आवर पे डिपेंड करता है या तो मशीन आवर पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा मशीन आवर है कि लेबर आवर है, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया इसमें मैंने आवर से लिखा है, मशीन या लेबर लिखा नहीं, इसको लेबर आवर मानो, ठीक है। लेबर आवर मानो या मशीन आवर मानो, मैंने तो अपने हिसाब से सिर्फ आवर्स लिखा है, कुछ और नहीं। मतलब तुम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जब करोगे तब तुम लोगों को उसे यूनिट पे ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग को क्या करना है, आवर्स पे। मतलब अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आवर्स यूज्ड, है ना। मतलब एक्चुअल इतना घंटा काम करने से स्टैंडर्ड में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, ठीक है, उसके हिसाब से हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैसे निकालेंगे, ये देखो 5,000 घंटे में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, या फिर ऐसे वेरिएबल ओवरहेड को डायरेक्टली निकाल लेते हैं। 5,000 घंटा काम करने से 1 लाख का खर्चा हुआ, तो 5,500 घंटा काम करने से कितना खर्चा होना चाहिए था, एक्चुअली में इतना हुआ है ना। तो हम लोग इसको कभी भी क्वांटिटी में ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जब भी करेंगे हम लोग आवर्स के बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 5,500, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये देखो हम लोग का 5,000 घंटा काम करने से 1 लाख का खर्चा, तो 5,500 करने से कितना होगा, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का निकल के आ रहा है 1,10,000 रुपीज, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। जब हम लोग स्टैंडर्ड को रिवाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्चुअल, ठीक है। अब इसका हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो हमारा खर्चा होना चाहिए 1,10,000, बट एक्चुअली में खर्चा हुआ है 1,25,000। एक्चुअली में
हम लोग का 5,500 घंटा काम करके खर्चा हुआ है 1,25,000, तो ये डिफरेंस हो रहा है 15,000 एडवर्स। ठीक है, ये भी डिफरेंस आ रहा है 15,000 एडवर्स। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, ये हो गया हम लोग का एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है, और ये हम लोग का क्या हो गया, स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस है, ये रिकवरी है। ठीक है, ये रिकवरी नहीं है, ये स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना टाइम एक्चुअली में काम हुआ है उतना ही टाइम अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो हमारा खर्चा कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड बोल रहा है 5,000 घंटा काम करने से 1 लाख, तो 5,500 घंटा काम करने से कितना खर्चा होगा, बट एक्चुअली में 1,25,000 हुआ। ये यहाँ पर क्या निकाला हम लोगों ने, रिकवरी रेट निकाला हम लोगों ने यूनिट के हिसाब से। तो 10 रुपए है, तो 11,000 यूनिट बनाने से 10 रुपए के हिसाब से इतना ही रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन हम लोगों ने कितना खर्चा किया है, 1,25,000 एक्चुअली में खर्चा हुआ है, लेकिन हमारे एस्टिमेट के हिसाब से खर्चा कितना दिख रहा है, 1,10,000। मतलब हम लोग का क्या हो गया, अंडर एब्सॉर्प्शन, है ना। हमें 1,10,000 से ज्यादा दिखाना चाहिए था, मतलब 10 रुपए का जो एस्टिमेशन है वो सही नहीं हुआ है। ठीक है, इससे ये प्रूव होता है। तो जो भी हो, यहाँ तो हमें वेरिएंस देखना है, तो वेरिएंस रिकवरी हुआ है 1,10,000, जबकि रिकवरी होना चाहिए था 1,25,000। तो 15,000 हम लोग का एडवर्स, यहाँ भी 15,000 हम लोग का एडवर्स। तो इस पॉइंट के लिए एक चीज हम यहाँ पर नोट डाउन करवाएंगे, इस पॉइंट के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड विल बी revised not on the basis of unit produced rather than on the basis of labor hour और मशीन आवर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है जब हम लोग ये वाला निकालेंगे। कौन सा वाला, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस। जब हम लोग वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस निकालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना पड़ेगा, और ये कभी भी आउटपुट के हिसाब से नहीं आएगा, यूनिट के हिसाब से नहीं आएगा। हम लोगों को हमेशा आवर्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट के हिसाब से नहीं होगा, आवर्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। और एक ही वेरिएबल होता है, बस 3 ही वेरिएबल होता है इसमें, ये हो गया सेकेंड, और थर्ड होता है वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम, या फिर इसको एफिशिएंसी भी बोला जाता है, एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें देखो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड ओवरहेड से स्टैंडर्ड ओवरहेड और रिकवरी का डिफरेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड ओवरहेड और रिकवरी का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर रिकवरी कितना है, रिकवरी अभी अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये देखो ये है हम लोग का रिकवरी 1,10,000। रिकवरी कैसे निकालेंगे, 11,000 इंटू 10 करके। ठीक है, रिकवरी निकलेगा हम लोग का 11,000 इंटू 10 करके। रिकवरी कितना होगा, 11,000 इंटू 10। ठीक है, और स्टैंडर्ड ओवरहेड ये कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया आवर के बेसिस पे। ठीक है, ये क्या निकल के आया, ये ऐसे निकल रहा है कि 5,000 घंटा काम करने से हम लोग का 1 लाख का खर्चा होगा। ठीक है, तो 5,500 में कितना होगा, तो ये हम लोग का 1,10,000 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 1,10,000। ठीक है, और ये डिफरेंस हो रहा है 0। ठीक है, ये 0 डिफरेंस आ रहा है, मतलब कोई भी वेरिएंस अराइज नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी वेरिएंस अराइज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अलग होता है ये वाला, मेटेरियल या फिर किसी और वेरिएबल्स के तरह इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम लोग सीख जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, मेरा तो छोटा सा एग्जांपल था, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9, ये देखो
यहाँ पर दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बस तीन ही तरह का वेरिएंस होता है, ये हमें कैलकुलेट करके देना। यहाँ पर एस्टिमेटेड दे दिया है, देखो बजटेड, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन 6000 यूनिट, मतलब हम लोगों ने सोचा है कि 6000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड ये कितना है, 1,20,000 रुपीज, मतलब इतना खर्चा होगा, इतना यूनिट बनाने में इतना खर्चा होगा। और स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा टाइम लगता है। ये सब स्टैंडर्ड है। एस्टिमेटेड एक्चुअली में कितना बना, 5,900। एक्चुअल ओवरहेड कितना लगा, 1,22,000। एक्चुअल आवर्स वर्क कितना हुआ है, 11,600। बस इतना ही हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे। ये देखो इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रिकवरी रेट निकाल देंगे। तो यहाँ पर रिकवरी रेट अकॉर्डिंग टू यूनिट भी निकाल लेंगे। ये देखो जैसे यहाँ पर किया था ना, ये देखो आवर्स के बेसिस पे भी निकाला था, फिर उसको यूनिट में भी ट्रांसफर किया था। तो सेम चीज हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, जो ये मैंने छोटा सा कंसेप्ट समझाया था। तो रिकवरी रेट अकॉर्डिंग टू आवर, और रिकवरी रेट हमेशा किस पे निकलेगा, बजटेड बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। रिकवरी रेट हम लोग का हमेशा बजटेड बेसिस पे निकलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो ऐसे करके लिखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। रिकवरी रेट पर यूनिट पे निकालेंगे, और एक हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर, ठीक है, पर आवर। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट मतलब हमें रुपीज लेना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। 1,20,000 का हम लोग का टोटल कॉस्ट है स्टैंडर्ड में, ठीक है। और यूनिट कितना बन रहा है, 6,000 यूनिट। तो 6,000 यूनिट, तो एक यूनिट बनाने का हम लोग का खर्चा कितना हो जाएगा, ₹20 पर यूनिट, ठीक है। और अगर इसको आवर्स में एक बार चेक करें तो 1,20,000 रुपीज का खर्चा हो रहा है। आवर्स कितना लग रहा है, अब ये 2 दे रखा है, 2 से नहीं कर सकते, क्यों, 2 बोल रहा है एक यूनिट बनाने का टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 6,000 यूनिट बन रहा है, तो 1,20,000 जो खर्चा हो रहा है वो क्या एक यूनिट बनाने के लिए हो रहा है, नहीं, वो 6,000 यूनिट बनाने के लिए हो रहा है। तो 2 घंटा से कैसे डिवाइड करें, 2 घंटा तो एक यूनिट के लिए। तो यहाँ पर ऐसे देखो, फॉर 1 यूनिट 2 आवर्स टेकन, ठीक है। तो 6,000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6,000, तो ये हो गया 12,000 आवर्स। तो यहाँ पर 12,000 आवर्स से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया ₹10 पर आवर, ठीक है। तो जैसे ये वाला दिखाया था वैसे ही बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे देखा था कि हम लोगों ने पहले आवर में निकाला, फिर यूनिट में निकाला, ठीक है। यहाँ 0.5 में आया था, इसीलिए ये कन्वर्जन का जरूरत हुआ। अगर 0.5 नहीं होता तो कन्वर्जन का जरूरत नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक यूनिट का बताया था, इसलिए हम लोगों ने 6,000 का निकाला। वो तो जैसे कैलकुलेशन बोलेगा वैसे ही निकालेंगे, लेकिन हमें पर यूनिट और पर आवर पे कैलकुलेट कर लेना है। अब हम लोग एक एक वेरिएबल्स कर सकते हैं। जैसे पहला वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बता रहा है कि कितना रिकवरी हम लोग कर रहे हैं, कितना रिकवरी कर सकते हैं। देखो हम लोग का यूनिट के हिसाब से होगा, 5,900 यूनिट जो है प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअली में, और रिकवरी रेट एस्टिमेटेड है 20 पर यूनिट, मतलब हम लोग इतना रिकवरी कर सकते हैं, बट एक्चुअली में कितना करना पड़ेगा, 1,22,000, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है ये हमें बताएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो 5,900 इंटू 20 माइनस 1,22,000, तो ये हो गया 4,000 एडवर्स, ठीक है। अगर ये देखो, ये फॉर्मूला तो हम लिख देंगे, लेकिन समझना पड़ेगा ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्चुअल में कितना रिकवरी करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल खर्चा, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, 1,22,000 वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन हम लोगों ने एस्टिमेट क्या किया था कि एक यूनिट के लिए हमें 20 रुपए होगा तो हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा एक यूनिट प्रोडक्शन पे। तो कितना प्रोडक्शन हुआ एक्चुअली में, 5,900, तो 20 के हिसाब से हम लोग जो रिकवरी कर पा रहे हैं वो कम हो रहा है, जबकि एक्चुअली में खर्चा 120, मतलब 20 से ज्यादा लगा होगा। 20 से ज्यादा ही तो लगा है, चेक करके देख लो। 1,22,000, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई अगर 5,900 करोगे तो 20 कहाँ है, 20 से ज्यादा है, 20.6, इसीलिए उतने से वेरी कर गया। तो ये वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब इसको अगर लिखना चाहो तो हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल ओवरहेड
इनकट, इनकट मतलब एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ है, इनकट का मतलब एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ है, और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब है कि स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ये वाला 5900, अब स्टैंडर्ड कितना खर्चा होगा। अब एक यूनिट का अगर 20 होगा, अब ये 20 ही क्यों ले रहे, 10 क्यों नहीं ले रहे, ये तो आवर बेसिस पे है ना, ये यूनिट बेसिस पे है, तो यही लेना पड़ेगा। तो 5900 यूनिट बनाने में 20 के हिसाब से जो खर्चा होना चाहिए था वो कम हुआ, मतलब रिकवरी इतना हो गया, लेकिन रिकवरी एक्चुअली इतना होना चाहिए था, तो डिफरेंस मेरा एडवर्स आ रहा है तो मैंने एडवर्स लिखा। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेंडिंग, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। तो इसको मैंने जैसे सिखाया था, पहला बात है कि इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे आवर बेसिस पे, पहले मैंने जैसे सीखा वैसे करवा देते हैं, फिर फॉर्मूला भी ऐसे लैंग्वेज में लिखवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग आवर्स देखेंगे, आवर्स देखो यहाँ पर कितना टाइम लगा, ये देखो स्टैंडर्ड में 12,000 घंटा लग रहा है, 12,000 घंटे में प्रोडक्शन हो सकता है 6,000 यूनिट का, तो एक घंटे में कितना होगा 6,000 डिवाइडेड बाई 12,000, ठीक है, 6,000 डिवाइडेड बाई 12,000। और यहाँ पर अच्छा सॉरी सॉरी, इसको मुझे आवर्स और हम सिर्फ जो है यूनिट ले रहे हैं, मुझे रुपीस में लेना भी पड़ेगा ना, तो 1,20,000 का खर्चा हो रहा है कितना टाइम काम करने से, 12,000 घंटा काम करने से, ठीक है। तो मुझे यूनिट तो लेना ही नहीं है ना, अभी अभी मैंने खुद ही बोला, खुद ही गलत कर रहा है, यूनिट हमें यहाँ पर लेना ही नहीं है। देखो 12,000 घंटा काम करने से 1,20,000 का खर्चा है, तो 11,600 आवर्स काम करने से कितना खर्चा होगा, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल अकॉर्डिंग टू आवर्स बेसिस। तो स्टैंडर्ड में खर्चा है 1,20,000, स्टैंडर्ड में खर्चा है 1,20,000 फॉर 12,000 वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो फॉर 11,600 आवर्स के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए, और एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ है 1,22,000, तो इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा वही हम लोग का हो जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 11,600, तो ये हो गया 1,16,000 माइनस 1,22,000, तो ये हो जाएगा 6,000 एडवर्स, ठीक है। मेरा रिकवरी जितना होना चाहिए था, मतलब एक्सपेंडिचर जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हुआ, इसीलिए 6,000 एडवर्स हो जाएगा। अब इसको अगर लिखना चाहते हो तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखना चाहिए स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, ये देखो स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स काम करने से स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना होता वही निकाला है हम लोगों ने, माइनस कर देंगे एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड ये बन गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, देखो इसको हमें ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए कि 5,000, देखो एफिशिएंसी का मतलब कि कितने टाइम में बन रहा है स्टैंडर्ड, और उसी हिसाब से एक्चुअल को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था। तो देखो 5,900 यूनिट बनने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए, एक यूनिट बनाने में 2 घंटा, तो 5,900 यूनिट बनाने में 5,900 इंटू 2, ये देखो 5,900 इंटू 2 इतना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। और एक्चुअली कितना टाइम लगा है 11,600, ठीक है, 11,000, तो ये दोनों ही आवर्स आवर्स है, दोनों आवर्स का डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे तभी ना एफिशिएंसी पता चलेगा। एफिशिएंसी रिलेटेड विद क्या हो गया, इसको वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कितना बना, कितना एफिशिएंटली काम किए और कितना क्वांटिटी बना, तो वॉल्यूम से याद रहेगा कि हमें यूनिट लेके काम करना है, और एफिशिएंसी से याद रहेगा कि यूनिट को हमें आवर्स से रिलेट करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगा ना, फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ा सा और भी अलग होगा, जैसे मेटेरियल लेबर थोड़ा आसान होता है इससे, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है, तो इसको थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसको एफिशिएंसी और वॉल्यूम वेरिएंस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम में काम हुआ और कितने टाइम में हो सकता था, कितना जल्दी किया उन्होंने, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी कितना बनाए उस टाइम में, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 घंटे में एक यूनिट बनता है, तो 5,900 जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको प्रोड्यूस करने में स्टैंडर्ड के हिसाब से जो टाइम लगेगा और कितना एक्चुअली टाइम लगा, तो इससे हमें एफिशिएंसी पता चलेगा। अब हमें सारी चीजों को तो रुपीस में निकालना है, तो इंटू क्या करेंगे, ये आवर्स है और आवर्स रिकवरी रेट कितना आया 10, तो इंटू 10 कर दो, आवर्स रिकवरी रेट 10 आया तो इंटू 10 कर दो, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स
for actual production, standard hour for actual production minus actual hours into standard rate per hour, standard rate per hour. तो ये कितना हो जाएगा चेक करो, 5,900 into 2 minus 11,600, 200 into 10, तो ये हो जाएगा 2000 फेवरेबल। ठीक है, ये फेवरेबल सिचुएशन हो रहा है, क्यों हो रहा है चेक करो, 5,900 into 2, ये हम लोग का हो गया 11,800 आवर्स लगना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट 11,600 में ही हो गया, मतलब ये लोग एफिशिएंट है क्योंकि इन्होंने उतने टाइम से कम में उतना यूनिट प्रोड्यूस करके दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसका रेट कितना है, यूनिट के हिसाब से रिकवरी रेट 10 है, तो यूनिट वाला लगाओ, इसीलिए तो यूनिट वाला कैलकुलेट करना पड़ता है, तो यूनिट वाला भी कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर 10, तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है 2000 फेवरेबल। ठीक है, कि फेवरेबल है 2000 रुपए, मतलब हमारा बेनिफिट हुआ। और ये हमें क्या बता रहा है, एक्सपेंडिचर हमें ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, मतलब ये ओवरहेड का जो खर्चा है ये कितने टाइम के लिए है, 12,000 घंटे के लिए। यही अगर हम लोग 11,600 आवर्स के लिए करें तो ये मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जो कि आवर्स बेसिस पे होगा माइनस एक्चुअली कितना होगा, ये वाला यूनिट बेसिस पे। ठीक है, हम लोग का रिकवरी जो है वो 20 पर यूनिट करके होने से जितना हो रहा है और एक्चुअली में हमें उससे ज्यादा करना चाहिए था, तो एडवर्स सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल करवाया और एक ये वाला क्वेश्चन करवाया। ठीक है, और इस पीडीएफ जो तुम लोग के साथ शेयर्ड है या फिर नहीं है तो मुझे बोल सकते हो। हम लोग वेरिएबल ओवरहेड का कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग इसमें 13 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, 13, 12, 10, ठीक है, और शायद 16 भी, मुझे जितना याद आ रहा है, लेकिन इसमें ना कहीं कहीं फिक्स्ड वाला भी इंक्लूडेड है, सिर्फ वेरिएबल ऐसा नहीं है, तो सिर्फ वेरिएबल पोर्शंस को तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसे देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज वाले क्वेश्चन में एक मेरा यहाँ पर बाकी रह गया, नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला सॉल्व नहीं हुआ, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये आंसर के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, मेरा मैच नहीं हो रहा है, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या होगा। और मैंने रीजन भी बताया, तुम लोग भी एक बार देखो, कंजम्पशन और परचेस पे डिपेंड करके ये आंसर थोड़ा चेंज होगा इसी वजह से। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे और वेरिएबल ओवरहेड का क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ম্যাম এই নোটসটা একটু পাঠিয়ে দেবেন, আমাদের নোটসটা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে একটু লিখে দিও। ঠিক আছে ম্যাম, হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি আপনাকে। হুম, আমি কি রেকর্ডিংটা রাখছি ম্যাম। চালু করিনি আজকে? হ্যাঁ ঠিক আছে, ম্যাম রেকর্ডিংটা এখন চালু আছে ম্যাম। চালু আছে। ও আচ্ছা।